जय श्री कृष्ण मित्रों। तो हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए लेकर सोलमेट का अगला भाग, सोलमेट भाग 9। अब आगे। पंडित जी ने शिखा की जन्म पत्रिका देखी और मुस्कुरा उठे। ये जन्म पत्रिका तो पहली पत्रिका से भी बेहतर है त्रिपाठी जी। अगर संजोग बैठता है तो भाग्योदय निश्चित है, पंडित जी ने त्रिपाठी जी से कहा और फिर थोड़ी देर में चले गए। पंडित जी के जाते ही गिरिजा ने त्रिपाठी जी की तरफ देखा। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया पंडित जी, आपके मित्र की बेटी है निम्रत, आप बात क्यों नहीं करते विवाह के लिए? विवाह हो जाता है तो अच्छा रहेगा ना। गिरिजा ने तुरंत ही त्रिपाठी जी से कहा। त्रिपाठी जी कुछ देर सोचते रहे और फिर गहरी सांस लेकर गिरिजा की तरफ देखा। गिरिजा, बेवजह की बातें ना किया करो। अभी ना ही तो अबीर विवाह के लिए तैयार है और ना ही सुधाकर तैयार होगा इतनी जल्दी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए। जानता हूँ मैं सुधाकर को बहुत अच्छे तरीके से, और हमारा अबीर भी तैयार नहीं है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। पर कुंडली, गिरिजा ने बोलना चाहा। यह सब चीज़ें मायने रखती हैं, ग्रह नक्षत्र कुंडली सब कुछ जरूरी है, पर उन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इंसान का कर्म और उसके शिक्षा दीक्षा। त्रिपाठी जी ने बात टाल दी। पर अबीर की जिंदगी पर भी तो खतरा है, रेखा ने कहना चाहा। इससे पहले कि त्रिपाठी जी कोई जवाब देते, शिखा की मम्मी बीच में ही बोल पड़ी। भाई साहब बुरा न माने तो एक बात कहूँ। शिखा की मम्मी बोली तो सबने उनकी तरफ देखा। जानती हूँ हमारा परिवार आपके परिवार के योग्य नहीं है, पर फिर भी मेरी शिखा की कुंडली तो निम्रत की कुंडली से भी बेहतर है। पंडित जी ने ही तो कहा अभी, और हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज भी नहीं है। शिखा आपकी देखी भाली हुई है और हम भी अबीर को बचपन से जानते हैं। अबीर, समीर और शिखा बचपन में साथ खेले कूदे और बड़े हुए हैं। बच्चों की दोस्ती अच्छी है तो जिंदगी बिताने में भी आसानी होगी और एडजस्टमेंट भी बहुत आसानी से हो जाएगा। और जब बात शिखा की होगी तो शायद अबीर को भी कोई परेशानी नहीं होगी इस रिश्ते से। शिखा की मम्मी ने मौका देखते ही अपनी बात कह दी। ठीक है भाभी, हम सोच विचार करेंगे, पर कोई वादा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अभी अबीर विवाह के लिए तैयार नहीं है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बाकी कोशिश करना हमारे हाथ में है, गिरीश त्रिपाठी ने बात टालते हुए कहा। तो शिखा की मम्मी उठकर चली गई, पर उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई थी। इसको कहते हैं होशियारी। एक बार रेखा भाभी ने कुंडली दी थी मुझे अबीर की, अपने गांव वाले पंडित जी को दिखाने के लिए, और तभी मैंने अबीर की कुंडली से मैच करती हुई एक परफेक्ट कुंडली शिखा की बनवा ली थी, और देखो आज काम आ गई। बस अब कैसे भी करके शिखा का रिश्ता इस घर में हो जाए तो मेरी बेटी के तो भाग्य ही सुधर जाएंगे। शिखा की मम्मी ने मन ही मन अपने खुद से कहा और फिर अपने घर चली गई। गिरिजा आज यहीं पर रुकी हुई थी और रेखा की रसोई में मदद कर रही थी, पर उसके दिमाग में अब भी पंडित जी की कही बातें गूंज रही थीं। भाभी सच कह रही हूँ, भैया तो सुनते नहीं हैं, पर आप तो अबीर से बात कीजिए। यह सब तो लगा रहेगा खेल कूद, और वैसे भी विवाह की उम्र तो हो ही रही है ना उसकी। अगर वाकई में कोई ऐसी लड़की आ जाती है जो कि उसके भाग्योदय में उसका साथ दे तो फिर बुरा ही क्या है। वैसे भी आज नहीं तो कल विवाह तो करना ही है ना, और ऐसा कोई नियम तो नहीं कि कोई स्पोर्ट पर्सन विवाह नहीं कर सकता। यह तो अबीर इन कुशल जी के चक्कर में पड़कर व्यर्थ के नियम अपने ऊपर लादे हुए है। गिरिजा ने रेखा को समझाने की कोशिश की। रेखा, जो कि खुद ही इस बात को सोच रही थी, उसने गिरिजा की तरफ देखा। ठीक है, मैं बात करती हूँ तुम्हारे भैया से भी और अबीर से भी, पर इतनी जल्दी तो कुछ भी संभव नहीं है। जानती हूँ मैं बहुत अच्छे से इन बाप बेटे को। ठीक है भाभी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, पर अगर वाकई में समय ठीक नहीं है तो फिर हमें सोचना चाहिए। आखिर अबीर की जिंदगी और उसके कैरियर दोनों का सवाल है। गिरिजा ने रेखा को समझाया तो रेखा के दिमाग में भी ये बात बैठ गई। अगले दिन गिरिजा वापस चली गई, पर रेखा के मन में यह बात बैठ गई थी कि उन्हें अबीर से और उनके पापा से बात करनी है। अगर आप अपने मित्र की बेटी से नहीं चाहते विवाह करवाना तो शिखा से ही विवाह करा दीजिए। वैसे तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है वो लड़की, पर अबीर की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की ज़िंदगी पर कोई भी मुसीबत आए।
मौका देखते ही रेखा ने त्रिपाठी जी को घेर लिया। कितनी अंधविश्वास वाली बातें करती हो तुम रेखा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पढ़ी लिखी हो, समझदारी की बातें किया करो। त्रिपाठी जी ने रेखा को टालते हुए कहा। हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यह क्या शादी शादी लगा रखा है? कल से सुन रहा हूँ मैं इस घर में। मैंने कहा था ना आपसे, अभी मुझे शादी नहीं करनी। और फिर यह मेरी कोई शादी की उम्र भी तो नहीं है। 23 साल में चल रहा हूँ मैं। कोई उम्र नहीं निकल जा रही है मेरी जो आप इतनी जल्दबाजी कर रही हो। एक बार मुझे देश के लिए खेल तो लेने दो, उसके बाद कर लूँगा शादी, और जिससे तुम कहोगी उससे कर लूँगा। पर प्लीज़ मम्मी, अभी मुझे इन सब पचड़ों में मत फंसाओ। अबीर ने कहा तो रेखा शांत हो गई, पर उसके मन में अभी भी पंडित जी की कही बातें बैठी हुई थी और मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था अबीर की जिंदगी और उसके भविष्य को लेकर। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसी के साथ बढ़ रही थी रेखा की परेशानी भी। न जाने क्यों, पर उसके मन में अबीर को लेकर अब भी चिंता बैठी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सुधाकर की दुकान अब ठीक ठाक से चलने लगी थी और तीनों प्राणी एक दूसरे का सहारा बन घर को भी ठीक ठाक से चलाने लगे थे। थोड़ी बहुत परेशानियां आई, पर निम्रत ने सब संभाल लिया और उसका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बहन और अपने पिता पर भी था। वैसे भी उसने 12th के बाद इस बार ड्रॉप लिया था ताकि वह अपना नीट अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, और वह इसी में लगी हुई थी। 1-2 दिन का समय और निकल गया। अबीर अपनी एकेडमी से प्रैक्टिस के बाद लौटा तो देखा कि रेखा तैयार खड़ी हुई है। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मम्मी? अबीर ने आते ही कहा। सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों जाने वाले हैं, अकेले कहीं नहीं जा रही मैं। क्या? अबीर ने उनकी तरफ देखा। हाँ बेटा, अकेले नहीं जाऊंगी, तुझे लेकर जाऊंगी। जरा मुझे अपनी बुआ के घर तक तो लेकर चल। रेखा ने अबीर को पानी का गिलास देते हुए कहा। मम्मी, बात तो ऐसी कर रही हो जैसे बुआ यहीं पड़ोस में रहती हैं। 30 किलोमीटर दूर है उनका घर, और यूं अचानक से क्या काम पड़ गया आपको कि उनके घर जाना है? अबीर पानी पीकर गिलास वापस उन्हें देते हुए बोला। अरे बेटा, उन्होंने अपने घर में पूजा रखी है और तुम्हारे पापा की तो ड्यूटी लगी है चुनाव में, तो वह तो जाएंगे नहीं। मैंने सोचा कि मैं ही चलती हूँ तो तुम्हें साथ लेकर चली जाऊंगी। वैसे भी पूजा पाठ के लिए मना नहीं करना चाहिए, और तुम तो जानते हो समीर को अभी बाइक चलानी नहीं आती है। रेखा ने अबीर को मनाते हुए कहा। ठीक है मम्मी, अब अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो चलता हूँ। आधे घंटे का टाइम दो मुझे, मैं जरा तैयार हो जाऊँ, फिर लेकर चलूँगा तुम्हें, अबीर ने कहा और रेडी होने चला गया। थोड़ी देर बाद वह रेखा को लेकर अपनी बुआ के घर के लिए निकल गया, जो कि पास ही के शहर में रहती थी। अबीर बाइक चला रहा था और रेखा उसके पीछे बैठी थी कि तभी सामने से एक ट्रक अनियंत्रित होकर आता दिखाई दिया। वह रोड पर इधर से उधर लहरा रहा था और अबीर को समझते देर नहीं लगी कि या तो वह ड्राइवर सो गया है या नशा किए हुए है। अबीर ने अपनी बाइक को संभालने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी उसे ट्रक ने आकर एक जोरदार टक्कर मार दी। अबीर छिटक के दूर सड़क किनारे जा गिरा तो वहीं रेखा ट्रक के चपेट में सीधी आ गई। अबीर ने रेखा को ट्रक के नीचे आते देखा और एक चीख के साथ बेहोश हो गया। तो मित्रों, कहानी का अगला भाग लेकर जल्दी ही हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए सोलमेट मेरे साथ। और हाँ मित्रों, मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।